जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी ब्लास्टर पर। और मेरा नाम है दिनेश आर्य। उम्मीद करते हैं कि आपकी रेलवे ग्रुप डी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। और साइंस की सीरीज़ के अंदर, साइंस का जो क्विक रिवीजन है, इसकी सीरीज़ के अंदर आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का कंप्लीट लेसन। इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से कितने क्वेश्चन यहाँ बनते हैं और सारी चीज़ें हम डिटेल से इसके अंदर देखेंगे। देखिए यहाँ पर हमने यहाँ पर कम्युनिटी पोस्ट में ये क्विज़ पूछा था कि पुरुष में कितने अंडकोश होते हैं। तो 94% लोग, मैं देखकर हैरान हूँ कि 94% स्टूडेंट ने यहाँ पर गलत आंसर दिया है। आप इसे जो है अंडकोश को यहाँ पर टेस्टिस समझ रहे हैं, तो यहाँ पर आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं और बिल्कुल गलत आंसर आप यहाँ पर दे रहे हैं। यहाँ आप खुद लगा सकते हैं कि यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स की तैयारी कैसी है और आपकी खुद की तैयारी। जिन लोगों ने भी ये यहाँ पर कमेंट किया है, यानी कि यहाँ पर अपना वोट दिया है, अगर वो इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो खुद यहाँ पर पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर उनकी तैयारी किस लेवल की है। तो यहाँ पर देखिए, अगर आप एक अच्छे लेवल की यहाँ तैयारी करना चाहते हैं, अभी भी आपके पास 1 महीना बचा हुआ है, तो हमारा कंप्लीट यहाँ ग्रुप डी का कोर्स आ चुका है, जिसके अंदर आपको 12 ई बुक्स मिल रही हैं। और 12 ई बुक्स 137 रुपीज़ में आपको पूरे यूट्यूब के अंदर किसी भी चैनल पर आपको 12 बुक्स यहाँ पर 137 रुपये के अंदर नहीं मिलेगी। तो आज ही जाकर उसे जल्दी से खरीद दीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने उसका लिंक भी दिया हुआ है, जल्दी से परचेज कर लीजिए और इन 12 बुक्स को पढ़ डालिए। इन 12 बुक्स को कैसे पढ़ना है वो भी हमने आपको बताया हुआ है, तो उसके लिए भी हमने एक कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है, उस वीडियो को भी देख लीजिए। दूसरी बात, यहाँ पर एक चीज़ और आती है कि यहाँ पर इन 12 बुक्स के अंदर ही आपकी जनरल साइंस, जो कि आपके लिए बहुत बड़ी यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि यहाँ से 25 क्वेश्चन आपके आएंगे। तो यहाँ पर जनरल साइंस की हमने इस 12 बुक्स के कॉम्बो के अंदर, 12 बुक्स का ई बुक का जो सेट है, इसके अंदर हमने जनरल साइंस जो दृष्टि की है, जो कि एनसीईआरटी पैटर्न पर बेस्ड है, वो पूरी जनरल साइंस आपको उसके अंदर मिल जाती है। तो उसे ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और साइंस के आपके 25 नंबर, अगर आप उसे पूरा पढ़ लेते हैं तो साइंस में 25 नंबर लाने से आपको यहाँ पर कोई भी नहीं रोक सकता है। अब यहाँ देखिए, हमने ये गूगल किया है। जो आंसर आपने यहाँ गलत किया था उसे हम गूगल पर दिखा देते हैं, ताकि आपको और ऑथेंटिसिटी आ जाएगी इसकी। और ये विकिपीडिया है। देखिए, मानव में 2 वृषण होते हैं। यहाँ पर 2 टेस्टिस होती हैं, ध्यान रखिएगा, जो शिश्न के आधार के दाएं एवं बाएं तरफ एक दूसरे से सटे हुए होते हैं। और यहाँ देखिए, वृषण के नीचे एक थैली होती है जिसे अंडकोश कहा जाता है। वृषण के नीचे जो थैली होती है ना, उसे अंडकोश कहा जाता है। टेस्टिस को यहाँ अंडकोश नहीं कहा जाता है। चित्र के माध्यम से भी मैं आपको दिखा देता हूँ ये चीज़। यहाँ पर देखिए, ये आपकी टेस्टिस हो गई और इनके नीचे ही क्या होता है, आपका यहाँ टेस्टिकल्स होती हैं। तो यहाँ पर बहुत फर्क है टेस्टिस और टेस्टिकल्स में, यानी कि वृषण और अंडकोश में यहाँ पर दिन रात का अंतर है। इसे आप समझिएगा, गलत मत कीजिएगा एग्जाम में जाकर कि अंडकोश 2 होते हैं। अंडकोश 1 होता है, वृषण आपके 2 होते हैं। ये ध्यान रखिएगा सभी लड़के। अब यहाँ पर देखिए, पुरुष प्रजनन तंत्र यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो यहाँ देखिए, पुरुषों के उदर के नीचे यानी कि पेट के नीचे श्रोणि क्षेत्र जो होता है, पेल्विक रीजन जो होता है, उसमें शरीर के बाहर एवं भीतर कुछ विशिष्ट अंग स्थित होते हैं जो प्रजनन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन अंगों को सामूहिक रूप से जनन तंत्र अथवा प्रजनन तंत्र कहा जाता है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन्हें कहा जाता है। अब यहाँ देखिए, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं आपके। यहाँ देखिएगा, यहाँ आपकी शुक्रवाहिका होती है, यानी कि वास डिफरेंस होता है। और यहाँ आपकी उपस्थित होती हैं वीर्य पुट्टिका, जिन्हें कि सेमिनल वेसिकल कहा जाता है। यहाँ आपका मलाशय होता है, रेक्टम होता है। और यहाँ आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड होती है। और यहाँ आपका हो गया एनस। अब यहाँ पर देखिएगा, ये आपका जघन अस्थि हो गई, जिसे कि प्यूबिक बोन कहते हैं। और ये आपका पिनस हो गया। और ये आपकी हो गई यूरेथ्रा। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और यहाँ पर आपके हो जाते हैं, देखिए अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको दिखाया था टेस्टिस, और ये आपके हो गए यहाँ पर स्क्रोटम। और स्क्रोटम के यहाँ पीछे की तरफ देखिएगा आप, यहाँ एपिडिडाइमस आपका हो गया। और यहाँ पर वल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि जो है आपकी मेन जो ग्रंथि होती है, ये आपकी यहाँ पर हो गई। अब यहाँ देखिए, पुरुष प्रजनन तंत्र के जो अंग हैं उन्हें हम एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ देखिएगा कौन कौन से अंग है। तो पहला हो गया टेस्टिस, दूसरा हो गया पर वास डिफरेंस, और तीसरा हो गया आपका प्रोस्टेट ग्लैंड, और यहाँ पर आपका हो गया यूरेथ्रा। और इसके बाद आपका एपिडिडाइमिस हो गया, और आपका सेमिनल वेसिकल हो गया, और आपका काउपर्स ग्लैंड हो गई, और आपके यहाँ पर पिनस हो गया। ये सारी चीज़ें आपके पुरुष प्रजनन तंत्र के अंग हैं। अब यहाँ सबसे पहले देखिए, वृषण यानी कि टेस्टिस का काम और टेस्टिस यहाँ पर क्या इसकी संरचना होती है। तो पुरुष में 1 जोड़ी वृषण होते हैं। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था टेस्टिस क्या होती हैं, 1 जोड़ी। 1 जोड़ी का मतलब है यहाँ पर 2 टेस्टिस आपके होती हैं, जिन्हें प्राथमिक नरजनन अंग यानी कि प्राइमरी मेल सेक्स ऑर्गन कहा जाता है। ये सामान्यतः 4 से 5 सेंटीमीटर लंबी होती हैं और 2 से 3 सेंटीमीटर चौड़ी होती हैं। और कैसी होती हैं, ओवल शेप में होती हैं, अंडाकार होती हैं।
जो कि वृषण कोश यानी कि स्क्रोटल सैक नामक थैली में स्थित होती हैं। अभी मैंने आपको वो भी दिखाया था। और अगला हो गया यहाँ पर शुक्राणु उत्पादन, यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए शरीर के तापमान से कम ताप की आवश्यकता होती है। आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो बॉडी टेम्परेचर होता है उससे भी कम टेम्परेचर चाहिए होता है यहाँ पर स्पर्म बनाने के लिए। यही कारण है कि वृषण शरीर से बाहर थैली में स्थित होते हैं। दोनों वृषणों में पतली एवं कुंडलित नलिकाएं होती हैं, जिन्हें कि शुक्रजनक नलिकाएं यानी कि सेमिनिफेरस ट्यूबल्स इन्हें कहते हैं। इन नलिकाओं में शुक्राणु यानी कि स्पर्म्स का यहाँ पर निर्माण होता रहता है। अब यहाँ देखिए शुक्राणुजनक नलिकाओं में दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। पहला तो हो गया नरजर्म कोशिकाएं यानी कि स्पर्मेटोजेनिक सेल्स। ये कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं। यह प्रक्रिया शुक्रजनक यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाती है। अगला यहाँ पर देखिएगा सर्टोली कोशिकाएं। और सर्टोली जो कोशिकाएं हैं, ये कोशिकाएं शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करके उनके विकास में सहायता करती हैं। अब आपसे पूछा जाएगा कि सर्टोली कोशिकाओं का क्या कार्य है, तो ये क्या कार्य करती हैं? शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती है और उनके डेवलपिंग में उनकी सहायता करती हैं। शुक्रजनक नलिकाओं के बाह्य क्षेत्र में अंतराली कोशिकाएं जो होती हैं, इंटरस्टिटियल सेल्स जो स्थित होती हैं, जो कि एंड्रोजन हार्मोन्स का स्त्राव करती हैं। ये हार्मोन्स पुरुषों के विशिष्ट लक्षणों के विकास करती हैं और इन हार्मोन्स में टेस्टोस्टेरोन और यहाँ पर डाइहाइड्रा टेस्टोस्टेरोन और आपका तीसरा हो जाता है यहाँ पर एंड्रोस्टेडियोन जो है इसके अंदर प्रमुख हैं। अब यहाँ देखिएगा एंड्रोजन हार्मोन्स जो है पुरुषों के साथ साथ महिलाओं के अंडाशय तथा अधिवृक्क ग्रंथि यानी कि एड्रिनल जो ग्लैंड होती है उसमें भी पाए जाते हैं, परंतु उनके स्राव की जो मात्रा होती है वो बहुत ही कम होती है वहाँ पर। अब यहाँ देखिएगा अगला आपका यहाँ आ जाता है एपिडिडाइमिस। इसको समझने से पहले आपको मैं यहाँ पर ये पूरी यहाँ आपको डायग्राम दिखा देता हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ आपका एपिडिडाइमस यहाँ पर उपस्थित होता है। ये आपका पीनस का हेड हो गया और यहाँ आपकी यूरेथ्रा हो गई, यानी कि ये यूरेथ्रा है आपका मूत्राशय। ठीक है, ये मूत्राशय आपका यहाँ पूरा कंप्लीट यहाँ तक जाता है। और ये आपकी टेस्टिकल्स हो गई यहाँ पर। ठीक है, ये अंडाशय के बाहर टेस्टिकल्स। और यहाँ पर आपका ये आपकी टेस्टिस हो गई दोनों। और ये आपका इरेक्टाइल टिश्यू हो गया। इरेक्टाइल टिश्यू जो कि आपकी यहाँ पर जो सेक्स की जो पावर है या सेक्स की जो क्षमता है उसको या आपकी जो सेंसिटिविटी है उसको यहाँ पर जागृत करता है। अगला है यहाँ पर देखिएगा आपका बल्बोरथ्रेल ग्लैंड। ये आपकी यहाँ पाई जाती हैं। ठीक है, ये दोनों ग्लैंड जो है आपकी यहाँ होती हैं। अभी बताएंगे इन सब का वर्क क्या है, लेकिन एक बार देख लीजिए कौन सी ग्लैंड यहाँ पर कौन सा पार्ट जो है किस जगह पर होता है। और यहाँ ये आपका हो गया प्रोस्टेट। ठीक है, और अगला यहाँ पर सेमिनल वेसिकल जो है ये आपके यहाँ उपस्थित होते हैं। ये देखिए, ये वाला पार्ट आपका सेमिनल वेसिकल्स का है। वास डेफरेंस की बात करें तो ये आपका वास डेफरेंस हो जाता है। ठीक है, अभी इनका कार्य क्या है वो एक एक करके देखेंगे। और ये आपका यूरेटर हो जाता है। अब देखते हैं इनके एक एक करके इनके कार्य। अब देखिए कौन सी चीज़ कहाँ पर है, ये आपको समझ में आ गई। तो अब यहाँ पर देखिएगा, अब हम आपको बताते हैं एपिडिडाइमिस। अब आपके दिमाग में रहेगा कि एपिडिडाइमिस कहाँ पर था। आप चाहें तो यहाँ पर वीडियो को पीछे करके बैक करके देख सकते हैं कौन सी चीज़ कहाँ पर है। प्रत्येक वृषण के पिछले भाग तथा शुक्रवाहिका के मध्य भाग एक अत्यंत कुंडलित नलिका जुड़ी होती है जो अधिवृषण कहलाती है, यानी कि एपिडिडाइमिस कहलाती है। इसकी कुल लंबाई जो होती है 5 से 6 मीटर की होती है। वृषण में उत्पादित होने वाले शुक्राणुओं को परिपक्व करना यानी कि मैच्योर करना, उनका स्टोरेशन करना, उनका परिवहन करना आदि अधिवृषण के प्रमुख कार्य हैं। अगला देखिएगा यहाँ पर शुक्रवाहिका, जिसे कि वास डेफरेंस कहा जाता है। शुक्रवाहिका एक लंबी एवं पेशिकीय नलिका है जो कि अधिवृषण को शुक्राशय अथवा वीर्य पुट्टिकाओं यानी कि सेमिनल वेसिकल्स से जोड़ती है। शुक्रवाहिका अधिवृषण से परिपक्व शुक्राणुओं को मूत्रमार्ग यानी कि यूरेथ्रा तक ले जाने का कार्य करती है। देखिए अगला है यहाँ पर शुक्राशय जो कि सेमिनल वेसिकल होते हैं। शुक्राशय एक थैलीनुमा संरचना है जो कि मूत्राशय यानी कि यूरिनर ब्लैडर के नीचे तथा शुक्रवाहिका के किनारे पर स्थित होती है। इसमें स्थित ग्रंथियां जो है एक तरल क्षारीय पदार्थ जिसका पीएच लेवल 7.4 का होता है उसका ये लगातार सेक्रेट करती रहती हैं, यानी कि लगातार स्राव करती रहती हैं, जिससे वीर्य के अधिकांश भाग का निर्माण होता है। अभी हम बताएंगे वीर्य का जो सबसे अधिकांश भाग है वो शुक्राशय से ही बनता है। शुक्राशय द्रव्य में फ्रक्टोज यहाँ पर उपस्थित होता है। देखिए आपको ये दिखाई देते हैं हम यहाँ, देखिए आपके यहाँ पर वीर्य में स्त्रावित तरल जो होता है सबसे ज़्यादा आपका शुक्राशय होता है। देखिए ठीक है, वीर्य में जो है सबसे ज़्यादा ये तरल आपका स्त्रावित होता है। अगला देखिएगा आपका काउपर्स ग्रंथि अथवा इसको हम वल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि भी कहते हैं। तो यह ग्रंथि दो ग्रंथियों का समूह है जो सामान्यतः मटर के दाने के आकार की होती है। और अभी हम आपको दिखाकर भी आए थे कि ये कहाँ पर उपस्थित होती है। ये दोनों ग्रंथियों प्रोस्टेट ग्रंथि के नीचे और मूत्रमार्ग के दोनों ओर स्थित होती है। ये ग्रंथियाँ भी एक क्षारीय तरल का स्त्राव जो है लगातार करती रहती हैं। अब यहाँ देखिएगा यह तरल मूत्र के अम्लीय प्रभाव को उदासीन करता है तथा मूत्र मार्ग को चिकनाहट प्रदान करता रहता है, जिससे कि आप यहाँ पर आपका जो यूरिन है वो यहाँ
आराम से जो है पास हो सके। अगला है यहाँ पर यूरेथ्रा, अभी हमने आपको दिखाया था, और यूरेथ्रा की लंबाई कितनी है, 8 इंच की है, लगभग 20 सेंटीमीटर का आपका यूरेथ्रा होता है। और एक लंबी पेशीय नलिका है जो कि मूत्राशय से शिश्न के शीर्ष तक विस्तृत होती है। पीनस का जो हमारा टॉप हेड होता है वहाँ तक ये बनी हुई होती है। यह नलिका मूत्र उत्सर्जन तथा वीर्य स्खलन दोनों का कार्य करती है। ध्यान रखिएगा, ये जो आपकी नलिका है, हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं फिर से। ये जो आपकी ये नलिका है, यानी कि ये जो यूरेथ्रा है, यही आपका जो आपका यूरिन है उसको भी पास करती है और यही आपका स्पर्म पास करती है। दोनों ही काम में आपकी यूरेथ्रा ही काम में आती है। अगला यहाँ पर देखिए शिश्न यानी कि पीनस, जैसे कि यह पुरुषों का बाह्य जननांग है और जो कि विशिष्ट प्रकार के स्पंजी उत्तकों से निर्मित होता है। प्रजनन की प्रक्रिया में यही अंग उद्दीपित होकर, यानी कि यहाँ पर यही अंग जो है आपका एक्साइट होकर स्त्री जननांग में प्रवेश करता है तथा मैथुन की क्रिया संपन्न होने पर वीर्य का स्खलन करता है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए शिश्न 3 उत्तक स्तंभों से निर्मित होता है। पहला आपका कॉर्पस हो गया, कैवर्नोसम हो गया, और सेकंड आपका कॉर्पस स्पंजियोसम हो गया। इस उत्तक स्तंभों के अतिरिक्त शिश्न में अनेक रक्त शिराएं एवं धमनियां स्थित होती हैं। ये शिश्न के उद्दीपन यानी कि स्टिमुलेशन के समय रक्त भरकर शिश्न को कठोरता प्रदान करती है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगला आप देखिएगा यहाँ पर वीर्य, वीर्य की क्वालिटी और वीर्य किस तरह से क्या होता है, पूरा वीर्य का डिटेल यहाँ देख लीजिए, क्योंकि यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। वीर्य एक जैविक तरल यानी कि ऑर्गेनिक फ्लूइड है जो कि नर जननांगों द्वारा निर्मित किया जाता है। वीर्य में शुक्राणु के साथ साथ अन्य तरल भी सम्मिलित होते हैं। मानव वृषण में शुक्राणुओं यानी कि स्पर्म जो सेल्स होती हैं उनका निर्माण होता है। जब ये शुक्राणु अधिवृषण यानी कि एपिडिडाइमिस, सारी चीज़ें हमने आपको बता दी हैं। और यहाँ पर शुक्रवाहिका जो कि वास डिफरेंस हो गया, शुक्राशय हो गया आपका सेमिनल वेसिकल, और प्रोस्टेट ग्लैंड यानी कि प्रोस्टेट ग्रंथि जो है आपकी, और आपका काउपर्स ग्रंथि यानी कि काउपर्स ग्लैंड से गुजरते हैं। तो इसमें अन्य अनेक तरल भी मिल जाते हैं। शुक्राणु मिश्रित यही तरल जो है वीर्य कहलाता है। ठीक है, शुक्राणु के साथ जो मिश्रित ये तरल है यही आपका वीर्य कहलाता है। एक सामान्य एवं स्वस्थ पुरुष एक स्खलन में, सामान्यतः देखिए एक स्खलन में यहाँ पर वीर्य कितना उत्सर्जन करता है एक सामान्य पुरुष, तो 2.5 से लेकर 3.5 ml का जो वीर्य है एक स्खलन में उत्सर्जित करता है एक सामान्य और स्वस्थ पुरुष। इसमें विभिन्न ग्रंथियों द्वारा स्त्रावित पदार्थों का संगठन निम्नवत होता है। तो देखिए यहाँ पर यहाँ वृषण की बात करें तो इसके अंदर वीर्य में कितना स्रावित तरल होता है, तो शुक्राणु और शुक्राणु कोशिकाएं होती हैं, और मात्रा कितनी रहती है, 2 से 5% की ही यहाँ पर मात्रा रहती है। तो सबसे कम यहाँ वृषण में। शुक्राणु के अंदर देखें तो यहाँ अमीनो एसिड्स यहाँ से मिलते हैं, एंजाइम यहाँ से मिलता है, फ्रक्टोज यहाँ से मिलता है, और प्रोटीन और विटामिन भी यहाँ से मिलते हैं। और इसकी मात्रा कितनी रहती है, तो 65 से 75% की मात्रा इसकी रहती है। प्रोस्टेट ग्रंथि की बात करें तो यहाँ से सिट्रिक एसिड फॉस्फेटेज, और यहाँ पर फाइब्रिनोलाइसिन और प्रोस्टेट स्पेसिफिक और एंटीजन, और यहाँ प्रोटीओलिटिक एंजाइम और जिंक यहाँ से आपको मिलता है आपके स्पर्म को। तो 25 से 30% इसकी भी मात्रा आपकी रहती है। और यहाँ सबसे कम होता है आपके काउपर्स ग्रंथ से, काउपर्स ग्लैंड से, गैलेक्टोज, म्यूकस, सियालिक एसिड, और ये कितना मिलता है यहाँ से 1% से भी कम मिलता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको कंप्लीट चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।